हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग हिंदी। अब हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका 31 जैन 2021 का ही है, लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने लेवल 2 का है लेकिन लैंग्वेज 1 ली थी। क्लियर। यहाँ पे है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 91 to 91 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से भी खड़ी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखी संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना दौड़ना सीख लिया। अब उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक के इतिहास में रचने वाली यह पहली बालिका थी और अमेरिका की प्रसिद्ध धावक विल्मा रुडोल्फ। अब यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा है शिक्षक के उत्तर के उसके बारे में धारणा बनती है कि वह, जो टीचर ने उसको आंसर दिया था उसके बारे में धारणा बनती है कि वह सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था और हितैषी था। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या था? कठोर था। क्योंकि अपने स्टूडेंट को ऐसे कौन बोलता है कि तुम ओलंपिक के बारे में जान के क्या करोगी? लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची प्रेरणा, अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन, ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम, सबल शरीर, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो यहाँ पे क्या होगा? सच्ची लगन और ऊंचा इरादा अगर हो, तो यहाँ पे बोली भी थी कि अगर लगन सच्ची हो और इरादे बुलंद हो। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है, किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, शिक्षक को दयालु होना चाहिए, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना ही पड़ता है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो सफलता है उसके लिए लगन और परिश्रम जो है वो जरूरी होता है। आश्चर्यचकित का समास विग्रह होगा, आश्चर्य में चकित, आश्चर्य और चकित, आश्चर्य से चकित और आश्चर्य है जो चकित। तो यहाँ क्या होगा? आश्चर्य से चकित। क्लियर। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। व्यंग किया, इसका सबसे उपयुक्त अर्थ होगा उपहास किया, निकाल दिया, डांट लगाई और ताना मारा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा व्यंग करना मतलब किसी को कमेंट पास करना। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं, तत्सम तद्भव, तद्भव तत्सम, देशा जागत, तत्सम और आगत। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि पौष्टिक शब्द क्या होगा आपका? तत्सम शब्द, और खुराक वर्ड क्या होता है आपका? आगत। मतलब आगत मतलब जो बाहर से आए हैं और उनको हमने एक्सेप्ट किया है। ठीक है। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हमने एज इट इज एक्सेप्ट किया है। तद्भव संस्कृत से ही आए हुए शब्द हैं लेकिन उनको हमने बिगाड़ के मतलब थोड़ा सा उसका हिंदी रूपांतरण करके यूज किया है। देशज शब्द होते हैं जो लोकल वर्ड होते हैं, जैसे लोटा हो गया, लुंगी हो गई, ये सब क्या है? लोकल वर्ड्स हैं। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त भाव है निषेधार्थक, विस्मयादिबोधक, प्रश्नार्थक और विधानार्थक। तो तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, यहाँ पे क्या है? निषेधार्थक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? एक किसी चीज को जो है इनहिबिट करने की कोशिश की गई है। निषेधात्मक मतलब आप जब किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हो तो इसका जो भाव निकलता है वो यही है कि तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। मतलब बेसिकली वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है तुम्हें पार्टिसिपेट तो करना नहीं है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। विस्मयार्थक होता है जिसमें ये वाला साइन लग जाता है, प्रश्नार्थक होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, विधानार्थक जो आपके सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी और बहुत छोटी थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि लड़की के सवाल पूछने पर जो बच्चे हंस पड़े थे क्योंकि लड़की जो है वो खेल नहीं सकती थी। सो द ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट।
आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? उसके टीचर ने, सहपाठियों ने, माँ ने और प्रशिक्षण ने। तो यहाँ उसकी माँ जो है उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। अब है आपका पोयम। यहाँ पे आपको काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, ना संदेह कोई, ना व्यवधान कोई। अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। हृदय में कहीं कह रहा है कोई बात, धरा ओ गगन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्रधनुष दिशाएं, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए हैं। तो दिशाएं जो है वो कवि को क्यों बुला रही है, ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। कविता पाठ करने के लिए, अनजान रास्तों से बचने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए और सफलता को प्राप्त करने के लिए। जो तो दिशाएं हैं वो कवि को क्यों बुला रही हैं, जिससे वो सफलता को प्राप्त कर सके। ठीक है। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, दिशाएं उसे बुला रही हैं, रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, सफलता पाना बहुत सरल है। तो यहाँ क्या है कि उसे कोई भी रुकावट दिखाई नहीं दे रही। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मुझे कोई रोक पाए टोक पाए, तो यहाँ पे क्या होगा? अटल एक विश्वास मन में भरा है, उनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है, मतलब उनको कोई भी रुकावट दिखाई नहीं दे रही। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? अटल एक विश्वास मन में भरा है, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। नेक्स्ट है आपका व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विशेषण। क्यों? क्योंकि इंद्रधनुष मतलब 7 रंग हैं जिसमें, तो ये क्या है? आपकी विशेषता है। इंद्रधनुषी बादल, ठीक है, तो ये क्या हुआ? विशेषण। और इसके संग जो साथ में वर्ड लगेगा, जैसे अगर हम बात करें इंद्रधनुषी बादल, तो ये क्या हो जाएगा? बादल संज्ञा शब्द है जिसे हम विशेष शब्द बोलते हैं, एंड दिस इज योर विशेषण। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्दों को पहचानिए। डगर, अवरोध, व्यवधान और बाधा। यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा डगर। डगर माने होता है मार्ग या फिर रास्ता। ठीक है। और ये तीनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। अवरोध मीन्स किसी के बीच में रोड़ा लगाना, व्यवधान बाधा डालना, बाधा तो बाधा होती है। कविता का केंद्रीय स्वर है, जो आपकी पोयम है इसका मेन समराइजेशन क्या है? उत्साह और आत्मविश्वास, बाधाएं और विघ्न, सुनसानी और अनजानापन, कर्म और प्रेरणा। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा उत्साह और आत्मविश्वास जो है वो इस कविता का केंद्रीय स्वर है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। भाषा की बारीकी समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास। तो जो आपका गद्य शिक्षण है उसमें क्या अपेक्षित नहीं है? भाषा की बारीकी समझी जाती है, ठीक है, कल्पनाशीलता विकसित होती है, तार्किक शक्ति का विकास होता है और अनुकरण क्षमता। कभी भी गद्य शिक्षण जो है उसमें अनुकरण नहीं होता है। इमिटेशन कहाँ होता है आपका? हमेशा पद्य शिक्षण में, जहाँ जो टीचर है वो लाउड होके पढ़ती है और बच्चे एज इट इज उसको बोलते हैं। आप जो भी प्रोज होता है उसमें भाषा की बारीकी समझते हो, कल्पनाशीलता आपकी विकसित होती है और तार्किक शक्ति विकसित होती है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हिंदीतर भाषा की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए। क्यों? बच्चों को हिंदीतर रचनाकार की जानकारी मिल जाए, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषता से परिचित हो सकें, बच्चे हिंदीतर भाषा पर अपनी पकड़ बना सकें, बच्चे हिंदीतर भाषा के व्याकरण से परिचित हो सके। तो जो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें हिंदीतर भाषा की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे हिंदीतर भाषा की जो भाषिक विशेषता है कि मतलब किसी भी कोई भी रचना जो है वो हिंदी में कैसे लिखी जाती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो उनकी विशेषता से वो परिचित हो सके। ठीक है। सो द ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी के लिए तो वैसे ही पढ़ सकता है, हिंदीतर भाषा पे पकड़ वो वैसे ही अर्जित कर लेगा, व्याकरण से परिचित नहीं। अब है उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से 8 क्लास के बच्चे, हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उसमें क्या है? हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि जहाँ रूट मेमोराइजेशन होगा वो कभी भी एक पॉजिटिव आंसर हो ही नहीं सकता।
हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, नहीं, रचनाकारों को जानने के लिए हम कभी भी हिंदी भाषा शिक्षण बच्चों को नहीं कराते। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, नहीं, यहाँ पे होता है जो भी आपकी हिंदी भाषा है उसकी जो नियमबद्ध प्रकृति होती है उसको पहचानने के लिए हम हिंदी भाषा शिक्षण जो है उसको करते हैं। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की किस क्षमता का विकास करने में सहायक होते हैं? यानी कि जब आप कोई भी स्पीच देते हो, कम्युनिकेशन करते हो, डिबेट करते हो, ये बच्चों की किस क्षमता का विकास करने में सहायक है? लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और अनुकरण। यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा मौखिक अभिव्यक्ति। जब आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हो तो आप बोलते हो, जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आप बोलते हो, जब आप कोई भी स्पीच देते हो तो भी बोलते हो। कल्पनाशीलता होती है किसी भी मौखिक अभिव्यक्ति को करने से पहले आप अपने दिमाग में जो सोचते हो। इमिटेशन होता है जब हम वर्ड्स या फिर पद्य जो है उसको पढ़ते हैं तो उसमें हम सामने वाले को फॉलो करते हैं। लिखित अभिव्यक्ति होती है जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करके किसी भी चीज को अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिखते हो। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना किसमें मदद करता है? यानी कि गद्य को पद्य में बदलो, पद्य को गद्य में। साहित्य का सर्वोत्कृष्ट सृजन, अभ्यास प्रश्न को गढ़ना, भाषाई संरचना पर अधिकार और भाषा व्याकरण पर अधिकार। अगर आप गद्य को पद्य में बदल रहे हो, पद्य को गद्य में बदल रहे हो तो इसमें कोई भी व्याकरण जो है वो यूज नहीं हो रही। अभ्यास प्रश्नों को गढ़ना, जब आप इन चीज़ों को इंटर कन्वर्ट करते हो तो उसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को नहीं बनाते। साहित्य का सर्वोत्कृष्ट सृजन, नहीं, यहाँ क्या होगा जो भाषाई संरचनाएं होती हैं उस पर अधिकार करने के लिए हम गद्य को पद्य में बदलते हैं और पद्य को गद्य में। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? पाठ्यपुस्तक, साहित्यिक सामग्री, व्याकरण की पुस्तक और पोस्टर। 8th क्लास का बच्चा है, उसको हिंदी सिखानी है तो उसके लिए हम किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड होंगे? जो साहित्यिक सामग्री होती है उसमें बच्चा हिंदी भाषा को इजीली सीख सकता है। ठीक है, सो द ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? ऊपर था 8th क्लास के बच्चे को हिंदी भाषा सीखने सिखाने, ठीक है, अब है 6th क्लास के बच्चे को हिंदी सीखने सिखाने के लिए हम किसका समर्थन करेंगे? जिसमें बच्चे को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चे को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो तो ये तो नेगेटिव हो गया। जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही है। जहाँ बच्चा कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसमें क्या होता है आपकी लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है। जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, नहीं, जिसमें बच्चे को बोलने का अवसर मिले ये भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कि जिसमें बच्चा आपस में अंतःक्रिया करता है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह क्या हो और कौन सी भाषा हो? तो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा हिंदी, हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजी और विदेशी। तो यहाँ पे त्रिभाषा फॉर्मूला जो है, जो कोठारी आयोग और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उन्होंने सपोर्ट किया था कि जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है उसमें पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा, या फिर कैसी भाषा हो? क्षेत्रीय भाषा। हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, हर पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। व्याकरण पढ़ने की जो आगमन विधि होती है वो किस पे सबसे ज़्यादा बल देती है? आगमन विधि का मतलब होता है जहाँ हम उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। इसमें चीज़ों को पहले उदाहरण के थ्रू समझाया जाता है और उदाहरण से हम कहाँ जाएंगे? नियम की तरफ। इसमें मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? नियमों पर बल देती है परिभाषा, उदाहरण और मानकता। तो ये उदाहरण जो है उस पर सबसे ज़्यादा बल देती है और फिर कहाँ जाते हैं? नियमों पर। और अगर यहाँ पे निगमन विधि होता कि निगमन विधि सबसे ज़्यादा बल किस पे देती है, तो आता आपका नियमों पे। भाषा के संदर्भ में जो संचार माध्यम है उनका प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि किसको समझने में विकसित मदद करता है। यानी कि जो लैंग्वेज है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम संचार माध्यम जो यूज़ करते हैं उसका यूज़ ना केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करेगा बल्कि किसको समझने में मदद करता है? विभिन्न माध्यम की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यम का उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा जो अलग अलग माध्यम होते हैं उनमें जो लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं वही भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों के प्रयोग को समझने में मदद करता है, ठीक है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। मतलब लैंग्वेज जो होती है उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से जो कम्युनिकेटिव मेथड हैं उनको यूज़ करते हैं, तो उससे आप ना केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करेंगे बल्कि
अलग अलग मीडियम में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जैसे न्यूज़पेपर में लैंग्वेज अलग होती है, लिटरेचर में अलग होती है, आर्टिकल में लैंग्वेज अलग होती है, न्यूज़ में अलग होगी, हम जो घर पे बोलते हैं वो लैंग्वेज अलग है, ऐसे जब आप लिखते हो तो लैंग्वेज अलग होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को किस में मदद करती है? जो कहानी होती है उसकी अलग अलग शैलियाँ हैं, उन पर जो चर्चा की जाती है वो बच्चों को व्याकरण समझने में, कहानियाँ रचने में, कहानी के तत्वों को याद करने में और कहानियों की कमियों को बताने में। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा जो कहानियाँ होती हैं उसको रचने में ये मदद करती है। मतलब कोई भी स्टोरी है उसकी अलग अलग शैली होगी, उस पर जब बच्चा चर्चा करता है तो वो बच्चे को कहानी को खुद से रिफॉर्म करने में हेल्प करेगा। ठीक है, कि किस लिपि में उस कहानी को लिखा गया है। संदर्भ में जो व्याकरण है वो किस पर बल देता है? जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। तो यहाँ पे जो संदर्भ है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में जो व्याकरण आती है वो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोर्स करता है? तो जब आप पाठ पढ़ाते टाइम जो प्रसंगवश व्याकरणिक बिंदु आते हैं, आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, वो टॉपिक पढ़ाते समय उसमें जो भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स आए उनको एक्सप्लेन करने पर व्याकरण जो है उसमें बल दिया जाता है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। तो कोई भी जो लैंग्वेज टीचर है उसको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी क्लास के जो बच्चे हैं वो आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में से कैसे हैं, सामाजिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि क्या है, भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है और सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, भाषिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है वो बच्चों की क्या है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, क्योंकि हर बच्चा एक अलग अलग लिंग्विस्टिक नॉलेज के साथ आता है और हर बच्चे का कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ जो हैं उन्होंने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ के द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, मतलब कोई 7th क्लास का बच्चा है, अब उसमें जो ऋषभ है उसने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित कोई सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस है और पोस्टर दिखाया और उस पर डिस्कशन स्टार्ट किया। तो ऋषभ ने जो सामग्री यूज की है वो अनुपयोगी है, मनोरंजक है, कृत्रिम है और प्रामाणिक है। तो ये कैसी है? प्रामाणिक सामग्री है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा ये जारी की गई है। तो ये क्या है कि स्टैंडर्ड है, मतलब एक ऑथोराइज्ड एक टूल है जो क्लास पे यूज किया गया है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। मनोरंजक होता है जैसे कोई प्ले करना, किसी बच्चे को कोई रंगोली कंपटीशन में लगा देना। कृत्रिम होता है जहाँ पे वो खुद कुछ बना के क्लास में दिखाते। कविता शिक्षण के समय शिक्षक के द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। जब कविता शिक्षण हो, यानी कि जब कविता चल रही हो क्लास में, तो टीचर के द्वारा ऐसे प्रश्न के उत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हों, जिनके उत्तर अलग हों, जिनका एक ही उत्तर हो और जिनका उत्तर पुस्तक में दिया गया हो। तो कविता शिक्षण के समय टीचर जब ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देता है तो उसमें जिनके उत्तर अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब उत्तर अलग अलग होगा तो हर बच्चे का आंसर जो है वो डिफरेंट तरीके से आएगा। तो कविता शिक्षण के समय टीचर हमेशा ऐसे क्वेश्चन पर फोर्स करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पे फोकस रहना चाहिए जिनके आंसर्स बहुत अलग अलग हों। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।